नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त है उत्तराखंड एक्सप्रेस का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। हल्द्वानी में एक ज्वेलर से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक रंगदारी का ये सारा खेल, ये सारा कारोबार जेल के अंदर बंद खुखार कैदी चला रहा था। उधम सिंह नगर के सितारगंज जेल में बंद खुखार कैदी ने हल्द्वानी के ज्वेलर को मोबाइल कॉल कर 50 लाख की रंगदारी मांगी और वरना जान से मारने की धमकी दी। हैरानी की बात यह है कि जिस राहुल राठौर नाम के कैदी ने ज्वेलर से रंगदारी मांगी, वो एक कारोबारी की हत्या में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस का कहना है कि अखबार में छपे ज्वेलर परिवार के एक शोक संदेश को पढ़कर कैदी को रंगदारी मांगने का आइडिया आया। सोचिए जरा कितना दिमाग चल रहा है, जबकि खुद अभी एक मामले में सजा काट रहा है। पुलिस अब मोबाइल के जेल में पहुंचने की जांच कर रही। तो यही बड़ा सवाल है कि आखिर मोबाइल फोन जेल के अंदर एक ऐसे अपराधी के पास जो उम्र कैद की सजा काट रहा है पहुंचा कैसे? पुलिस ने जेल तक सिम और मोबाइल पहुंचाने वाली 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो खुलासा बड़ा हुआ है, लेकिन जेल में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने उसमें वर्कआउट में तत्काल काम किया है। ये जो कॉल आई थी उनके पास में जो रंगदारी मांगी गई है वो राहुल राठौर नाम से जो मुख्य आरोपी हैं वो सितारगंज सेंट्रल जेल में निरुद्ध हैं। उसके द्वारा जो है ये कॉल की गई और उसने सिम के अरेंजमेंट के लिए जिन लोगों को लगाया इसमें, उसमें 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। वो सभी हमारी गिरफ्त में हैं। उनको सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और वो सभी लोग 120B के इसमें मुलजिम। और राज्य के किसानों की बात करते हैं तो कल जहां एक तरफ चक्का जाम का ऐलान किसानों ने किया है, वहीं उत्तराखंड के किसानों के लिए कल का दिन खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसानों के हित में सबसे बड़ी योजना कल शुरू कर रहे हैं। किसानों को बगैर किसी ब्याज के लोन मिलेगा और एक साथ ऐसे 25,000 किसान हैं जिसे इस योजना का चेक दिया जाएगा। तिरंगे के 3 रंगों के साथ देहरादून में मंच सज रहा है। इसी मंच से शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 25,000 किसानों को बिना ब्याज का लोन बांटेंगे। राज्य में ये प्रोग्राम 100 जगहों पर एक साथ होगा और मंत्री से लेकर बीजेपी विधायक तक विधानसभा क्षेत्रों में होंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड के किसान ने हमेशा सरकार की सुनी और सरकार ने किसानों की, और इसी का नतीजा है कि अब बिना ब्याज के 3 लाख का लोन एक किसान को मिलेगा। जब सरकार बनी थी 2017 में, तो हमने 2% पर 1 लाख तक का ऋण दिया था और हमने अपने किसानों से कहा था कि अगर इसके अच्छे परिणाम रहे तो फिर हम इस पर आगे विचार करेंगे। किसानों ने बहुत अच्छा काम किया और अब हम 3 लाख रुपए तक व्यक्तिगत किसान को और 5 लाख रुपए तक समूहों को हम इंटरेस्ट फ्री लोन शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 9 पहाड़ी जिलों में खेती ना के बराबर है, लेकिन मैदान के 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर किसानों के गढ़ कहे जाते हैं, जहां गन्ना, गेहूं और धान के किसानों की बड़ी मांग सही वक्त पर भुगतान की होती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जैसा गन्ने का दाम 20 साल में वक्त पर मिला, वैसे ही गेहूं और धान का भी मिलेगा। अपने किसानों से ये भी कहना चाहूँगा, चाहे धान का मूल्य हो, चाहे गेहूँ का मूल्य हो, चाहे गन्ने का मूल्य हो, हमारी कोशिश रहेगी आगे भी कि उनको इंतजार न करना पड़े, समय पर उनका भुगतान हम करें। देहरादून के मंच से मुख्यमंत्री पूरे राज्य के किसानों से एक साथ जुड़ेंगे और सस्ते लोन की सौगात देने के साथ कोशिश चुनावी साल में हर मोर्चे पर किसानों को साथ देने की होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और एक और अहम खबर देहरादून से है। साइंस सिटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में समझौता हो गया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एमओयू हुआ है। तो 173 करोड़ में देहरादून में एक साइंस सिटी बनकर तैयार होगी और इसमें कितना हिस्सा किसका है वो भी आपको बता दें। इसमें 88 करोड़ केंद्र का होगा, जबकि 85 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी और 4 साल के अंदर अंदर ये साइंस सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। और बात हरिद्वार महाकुंभ की करें तो मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द ही कुंभ को लेकर एसओपी जारी हो जाएगी। साधु संतों से बातचीत चल रही है और कुंभ में जो भी परंपरा है उसके मुताबिक पूरे कामकाज निपटाए जाएंगे और कुंभ में किसी भी तरह की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। बात राजनीति की, बात राज्य की कांग्रेस की, तो कुछ भी अच्छा करने जाती है तो मनमुटाव पहले सामने आ जाता है। कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी बने 24 घंटे ही हुए थे कि उससे पहले ही कोऑर्डिनेशन बिगड़ना शुरू हो गया। एक बार फिर कांग्रेस की जो कलह है वो सतह पर साफ नजर आ रही है।
उत्तराखंड कांग्रेस 2022 में कमाल कर पाए, इसी मकसद से हाईकमान ने 9 नामों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। इस कमेटी में कोशिश जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ गुटों को साधने की भी की गई है। लेकिन चेहरे सत्ता और कब्जे की होड़ वाली उत्तराखंड कांग्रेस में खराब कोऑर्डिनेशन पहले दिन ही दिखने लगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी जिस दिन अध्यक्ष जी बने थे, उसके साथ साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेरे ख्याल से घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन जो बनी है मैं उससे खुश नहीं हूँ। 2022 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर अब जिलों की बैठक में झगड़े भी होने लगे हैं। पौड़ी में गणेश गोदियाल ने हरीश रावत का नाम क्या लिया, मारपीट की नौबत आ गई। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए काम आसान नहीं है। सब वरिष्ठ साथी जो हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, और कहीं पर अगर कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहां पर हम कोऑर्डिनेट करने का काम करें, और संगठन में भी हम वर्तमान समय में कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। अब कांग्रेस के हालात से एक बात तो साफ हो गई है कि सिर्फ कागज में कोऑर्डिनेशन लिख देने भर से पार्टी का खराब कोऑर्डिनेशन सुधरने वाला नहीं। इसके लिए और भी कदम उठाने होंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हल्द्वानी में बाजार इलाके से बीजेपी पार्षद तन्मय रावत पर एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा है। घटना गुरुवार देर रात की है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक की शिकायत पर आरोपी पार्षद और उसके 2 साथियों के खिलाफ मारपीट करने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है और उसकी तलाश अब की जा रही है। तो फिलहाल तीनों ही आरोपी जो पार्षद भी इसमें शामिल है सब फरार है, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। ये बात सच है कि जनता के द्वारा बताया गया, पूर्व में भी जो है इनके द्वारा इसी तरह के कृत्य किए गए हैं, और मुकदमा भी पंजीकृत है, जिसमें तो अभी एक मैंने खुद में विवेचना करी है इसमें। तो बिल्कुल अब हम एक नज़ीर बनाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे पार्षद हो या सामान्य इंसान हो। कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे इस बार महसूस होगा कि कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा। चंपावत पुलिस ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवतियों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पार्टी क्षेत्र में रहने वाले आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। तो ये आरोपी लोगों को दोस्त बनाता था, फिर युवतियों की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट कर उन्हें ब्लैकमेल करता था, और अब तक 35 युवतियां और महिलाएं इसका शिकार बन चुकी हैं। हमारा एक अभियुक्त को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पाया गया है कि इस अभियुक्त के द्वारा लड़कियों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई जाती थी तथा उनको एक्सटॉर्ट किया जाता था। यदि लड़की उस लड़के से दोस्ती नहीं करती है तो उस लड़के के द्वारा उसकी कुछ भी गलत तस्वीरें जो हैं बनाकर पोस्ट की जाती थी। इस अभियुक्त को कल गिरफ्तार किया गया है और रिमांड लिया गया है। रुड़की में कारोबारी से थाईलैंड की कंपनी ने लाखों की ठगी की है, और ये ठगी हुई है ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवों के नाम पर। कारोबारी अरविंद कुमार शर्मा ने सिविल लाइन कोतवाली में शिकायत दर्ज की है और बताया कि उनका ड्राई फ्रूट्स का कारोबार है, और थाईलैंड की कंपनी मास यूसोना ने उनसे सौदा किया और 3 लाख रुपए कंपनी को ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन कंपनी ने अब तक उन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं भेजे हैं। तो फिलहाल अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पिथौरागढ़ के बुंगाछीना इलाके में आतंक का पर्याय बने गुलदार का अंत हो गया है। तो एक तरह से यहाँ के इलाके के लोगों लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और नैनीताल के शिकारी हरीश धामी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने गुलदार को मार गिराया। तो कई लोगों को ये अपना शिकार बना चुका था। 1 महीने के अंदर अंदर 3 महिलाओं की मौत इसके हमले में हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो आदमखोर घोषित करने के बाद इसे शिकारी ने मार गिराया। के द्वारा मार दिया गया है। इसकी अनुमति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्तर से काफ़ी पहले मिल चुकी थी, परंतु कल रात उसको मारने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कई जगह का निरीक्षण किया है। देहरादून फायर स्टेशन, एसएसपी ऑफिस के साथ ही डायल 112 ऑफिस का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फायर स्टेशन में डीजीपी ने उपकरणों को आधुनिक करने के निर्देश दिए, और इसके अलावा पहाड़ी जिलों में छोटे छोटे फायर सर्विस वाहनों का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया, ताकि किसी भी संकरे इलाके में आसानी से जा सके। तो कोरोना अपडेट अब आज का आपको देते हैं। तो आज राज्य में 47 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। और वहीं बाढ़ टीकाकरण की करें तो 7,400 स्वास्थ्य कर्मियों का आज वैक्सीनेशन हुआ है, और अब तक 70,000 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो 47 नए मामले 24 घंटे में, 4 लोगों की मौत, और वहीं दूसरी ओर टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक चल रहा है।
रामनगर में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर जिला पंचायत ने एक बार फिर से वसूली शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले ये काम रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा से मालवाहक वाहनों से वसूली की जा रही है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि एनएच पर बगैर भारत सरकार की अनुमति के ऐसी वसूली नहीं की जा सकती और अगर जिला पंचायत ने इस वसूली को नहीं रोका तो फिर वो अभियान छेड़ेंगे। नेशनल हाईवे पे बिना भारत सरकार के नोटिफिकेशन से के कोई टोल वसूली नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी संज्ञान में आया है कल से कि फिर वसूली जो है शुरू हो गई है हल्द्वानी पे, और आज बताया गया है कि जो है छोई पे भी हो रही है। मैंने कल और बात राज्य के मौसम की, तो अधिकतर पहाड़ी इलाके आज बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं मुनस्यारी की, जहां पर थल मुनस्यारी रोड कालामुनी के पास एक बार फिर से भारी बर्फबारी के चलते बंद है और मुनस्यारी पूरी तरह से सफेद नजर आ रही है। ये मौसम में पहली बार इतनी भारी बर्फबारी हुई है। वहीं PWD की बात करें तो वो सड़क खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि यहाँ उतने संसाधन नहीं है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन पर्यटक जरूर यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसा कोई संसाधन नहीं है PWD के पास यहाँ पर कि जो ये आज रोड खोल पाए, और जबकि मौसम विभाग का अलर्ट के बाद भी लोक निर्माण विभाग यहाँ पर अलर्ट नहीं हुआ, जिससे यहाँ जो टूरिस्ट हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, तो थल मुनस्यारी मोटर मार्ग जो मुनस्यारी का लाइफ लाइन है, ये बंद होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी की गंगा और यमुना घाटी में भी खूब बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटन कारोबारी भी खुश है। तो हर्षिल घाटी में काफी बड़ी संख्या में बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक पहुंचे हैं। हर्षिल के अलावा मुखबा, थराली, रैथल, सांकरी, जखोल, केदारकांठा में हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो जहां पर्यटन कारोबारी खुश है, वहीं किसान भी खुश है, क्योंकि इस वक्त जो बर्फबारी होती है फसलों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। जितने बगीचे हैं यहाँ सेब के, तो ये एक सेब के लिए बहुत अच्छी वरदान साबित हुई है बर्फबारी। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा आए और यहाँ पे बर्फ़ में एंजॉय लें। एक्चुअली यहाँ पे आके कोई थॉट्स ही नहीं है। इट्स अ कंप्लीट थॉटलेस स्टेट हियर, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। प्लस यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो सराउंडिंग नेचुरल ब्यूटी है, वो अनपैरेलल है। और वहीं औली में भी ऐसा ही नज़ारा, ऐसे ही पर्यटक यहाँ भी खुश नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर स्कीयर्स के लिए जो यहाँ के स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। तो होटल कारोबारी भी रोजगार बढ़ने की उम्मीद के साथ काफ़ी खुश हैं। अच्छी बर्फबारी हुई है जिससे पर्यटक काफ़ी खुश हैं, बट स्कीयर के लिए और स्कीइंग इवेंट के लिए थोड़ा कम बर्फ़ है। उम्मीद है थोड़ा और बर्फ़ गिरेगा और हमारे गेम्स यहाँ पे आयोजन हो पाएंगे। और नैनीताल की बात करें तो ये हर मौसम में पर्यटकों की पसंद रहता है और यहाँ भी जब बर्फ गिरने लगी तो देखिए ज़रा, पर्यटकों का हुजूम कुछ ऐसी चुनिंदा जगह पर सिमट गया जहाँ लोग बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।